हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज oogenesis। अभी oogenesis में इतना इंपॉर्टेंट क्या है? oogenesis में ओवम तो बनता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वही फेजेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस होंगे, यहाँ पे भी वही मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा, यहाँ पे भी बेटा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte होगा, यहाँ पे भी आपका उसके बाद ओवम बनेगा। बट अगर आपको याद हो, हमने शुरू के लेक्चर्स में ये बात की थी कि फीमेल के अंदर गैमीट्स की प्रोडक्शन बहुत पहले हो जाती है, यानी कि जन्म लेने से पहले, और ये रुक भी जाती है, और ये तब तक रुकी रहती है जब तक लड़की प्यूबर्टी की एज में नहीं आ जाती। तो तब तक उसके ये जो अधूरे गैमीट्स है ना, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, इनमें कुछ लेयर्स आती है और उनको फॉलिकल्स कहते हैं। सो यहाँ पे 3 चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। एक तो भाई oogenesis कि जिस सेल में मियोसिस हो रहा है क्या से क्या बन रहा है, एक जो उसकी बाहर परतें बन रही हैं उनको क्या कहेंगे, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल की बात आती है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने एक रूल ऑफ 1 पढ़ा था, हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई भी एक ओवरी एक ओवम तैयार करता है, यानी कि यहाँ पे आपका मैच्योर हो रहा होगा, ज़रूर मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो रही होगी। सो ये तीनों चीज़ों को हम आज की क्लास में साथ में पढ़ेंगे। सो चलिए बेटा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम शिवांगी है और बेटा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे बायोलॉजी। सो पूरी क्लास को अच्छे से सुनेंगे और बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स, oogenesis, ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, और बाकी पार्ट हमारा अगला लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। सो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले oogenesis। अब अगर मैं oogenesis की बात करती हूँ, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन, और जब मैं गैमीट्स की फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो उसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और इस गैमीटोजेनेसिस के 3 फेजेस होते हैं। सो देयर आर 3 फेजेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। कौन कौन से फेज हैं ये? सबसे पहला फेज द मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद बेटा द ग्रोथ फेज, और आपका आता है द मैच्योरेशन फेज। ठीक है, चलिए अब पहले हम oogenesis को यहाँ पे समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे, स्टेप करके आगे आगे बढ़ते रहेंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना, सारी चीज़ें तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। गैमीट्स की फॉर्मेशन बेटा फीमेल्स के अंदर जन्म से पहले ही हो जाती है, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिए कि बिफोर बर्थ ही गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूंगी कि स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ। कहाँ पे बनेगी? सिंपल सी बात है, ओवरी के अंदर बनेगा। ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है बेटा। सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? ऐसे ओवरी, यहाँ पे तुम्हारा मेड्यूला, साइड वाला पार्ट इज द कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी, ये कुछ ऐसे सेल्स बनाएंगे जिन्हें हम कहते हैं oogonia, और यही सेल्स बेटा मियोसिस को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये डायरेक्टली मियोसिस को स्टार्ट नहीं करते, पहले ये मैच्योर होते हैं, तो इसको अभी लिखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा, द जर्मिनल एपिथेलियम, ये बेटा डिवाइड करते हैं, ऐसे सेल्स बनाते हैं जिन्हें आगे जाकर के मियोसिस करना है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इन द मल्टीप्लिकेशन फेज इज दैट, यहाँ पे जो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल लेयर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बेटा प्राइमरी जर्म सेल्स
या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल डिवाइड, और ये जो सेल्स को बनाते हैं उन्हें कहते हैं oogonia। अब ये oogonia सेल्स आपके मैच्योर होंगे। कैसे मैच्योर होंगे बेटा, सबसे पहले तो ये ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो जब कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसका डीएनए डबल होता है, उन सेल्स का साइज बढ़ता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता है। सो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आएगा ग्रोथ फेज, जिसमें क्या होता है आपके कि ये बेटा जो oogonia है ये ग्रो करते हैं, दैट इज सेल्स का साइज एंड सेल का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता है। जब यहाँ पे सेल का साइज और सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फाइनली अभी सेल मैच्योर हो गया और ये सेल्स अब बन जाता है प्राइमरी oocyte। तो मैच्योरेशन में क्या हुआ कि ये सेल बेटा oogonia जो है अब आपका ये ग्रो कर गया, मैच्योर हो गया और यहाँ पे ये बनना चाहता है प्राइमरी oocyte। सो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी oocyte बने और इसमें मियोसिस अभी स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज द मैच्योरेशन फेज, जो बेटा यहाँ पे आपकी मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें और चीजें ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे समझते रहेंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इस चीज की मैं गारंटी ले रही हूँ, इस टॉपिक को तुमको कोई अच्छा इससे बेहतर पढ़ा नहीं सकता। अभी फिलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ, आने वाले का समय का नहीं पता, लेकिन आप भी मुझसे पढ़ा सकते हैं बढ़िया, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे इसको सोच समझ के चलिए ना। अब हमारे पास क्या हुआ, सो oogenesis के अंदर देयर आर these 3 phases। सो देखिए बेटा, ये बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, तो प्राइमरी जर्म सेल्स जो होते हैं ये आपके बनाएंगे oogonia। ये oogonia बेटा मैच्योर होंगे, मतलब ये डेवलप हो रहे हैं टू फॉर्म दी प्राइमरी oocyte। सो यानी कि ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है और बेटा ये भी डिप्लॉयड है। अब इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो मियोसिस शुरू होती है तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, एक सेल से 2 सेल बनना चाहिए। जैसे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस हुई थी और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा। यहाँ पे जो मियोसिस 1 होगी वो अनइक्वल डिवीजन होगी, यानी जो 2 आपको सेल्स मिलेंगे उनमें एक सेल बड़ा होगा और एक सेल छोटा होगा जिसका कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन एक ही सेल ने खा डाला। सो देखिए बेटा, ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस 1 और ये बेटा बनेंगे सेकेंडरी oocyte। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपके 2 सेल्स बनाएगा, अनइक्वल डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 2 सेल्स बनते हैं, एक आपकी बनती है पोलर बॉडी छोटी सी और एक बेटा बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte लार्जर होता है और ये सेल्स क्या हो गए, अब हमारे हैप्लॉइड सेल्स हो गए। अब इस सेकेंडरी oocyte में आपकी होगी मियोसिस 2 और ये बेटा बनेगा अब ओवम। सो नाउ यहाँ पे अब होगी मियोसिस 2 और उसके बाद ये फिर से 2 सेल्स बनाएगा, अगेन एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल, तो फिर से एक पोलर बॉडी बनेगी और बेटा ये आपका बन जाएगा ओवम। सो दिस इज द फीमेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। ओवम आपका लार्ज होगा, सारा न्यूट्रिशन उसने खा लिया, दोनों बार आपकी एक एक पोलर बॉडी बनी। अब ये जो पहली पोलर बॉडी है ये माइटोसिस करके 2 पोलर बॉडी बना देती है। क्या करे बेचारी का कोई काम ही अभी तक पता नहीं चला। सो ये यहाँ पे करेगी माइटोसिस, मैं इसको ऐसे नहीं लिखती, इसको ऐसे लिखती हूँ ऑब्वियसली क्योंकि ये हैप्लॉइड है बेटा, तो माइटोसिस करेगी और यहाँ पे 2 पोलर बॉडी बन जाएगी। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरी कंप्लीट oogenesis है, दिस इज द कंप्लीट oogenesis, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा,
इस कंप्लीट oogenesis में बेटा आपके पास क्या बना, एक ओवम बना और 3 पोलर बॉडीज बनी। सो इस सारे प्रोसेस में हमको मिला एक ओवम हेप्लॉइड विच इज द फीमेल गैमीट, इट इज द लार्ज, और बेटा हमको मिली 3 हेप्लॉइड पोलर बॉडी। इसका आगे कोई रोल नहीं होता, तो ये डीजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाती हैं। नाउ ये चीज जितनी आसान दिख रही है इतनी आसान है नहीं। क्यों ये इतनी आसान नहीं है? क्योंकि ये कंटिन्यूसली नहीं होता, ये ब्रेक लगाता रहता है। देखिए बेटा कैसे, यहां पे अब तक ये जो सारी चीजें हो रही थी ये बिफोर बर्थ हो रहा था, ये भी बिफोर बर्थ हो रहा था, ये भी बिफोर बर्थ हो रहा है, और ये वाला पार्ट भी आपका बिफोर बर्थ बना। तो अगर मैं आपको कहूं तो बर्थ से पहले, यानी जब लड़की पैदा हो रही है बेटा, तो यहाँ पे लड़की आपकी अभी मम्मी के पेट में है, ठीक है, तो लड़की अभी वूम्ब में है, तो बेटा यहाँ पे अभी उसका जन्म नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें जन्म से पहले ही हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूं कि बिफोर बर्थ आपका कहाँ कहाँ तक पार्ट हुआ, यहां से लेकर के यहां तक पार्ट आपका बिफोर बर्थ हुआ है। दिस इज बिफोर बर्थ। ये मैंने नहीं लिखा, क्यों मैम आपने मियोसिस 1 किया तो यहां तक बिफोर बर्थ लिखना चाहिए था। नहीं बेटा, यहां पे ये मियोसिस क्या करती है, इट इज अरेस्टेड एट मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ये बेटा अरेस्ट हो जाती है मियोसिस प्रोफेज के 1 में। अब देखिए जब आपकी क्या क्या कंडीशन मुझे अभी तक पता चली। अब लड़की पैदा हो गई, तो लड़की की बॉडी में क्या चीज़ें बनी हुई है, लड़की के बॉडी में प्राइमरी oocyte बना हुआ है, और वो प्राइमरी oocyte ने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया था मियोसिस। लेकिन बेटा वो मियोसिस अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी कहीं प्रोफेज 1 में अटकी है। अभी तो प्रोफेज 1 खत्म होना है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब कुछ होना है, तो ये कुछ नहीं हुआ। सो नाउ लेट्स राइट इट डाउन। ये सारी चीजें बिफोर बर्थ हुई बेटा। सो बिफोर बर्थ oogonia यहाँ पे बना, सो नो oogonia formed आफ्टर बर्थ। यहां पे क्या बना oogonia? अगेन बेटा यहां पे आपका ग्रोथ कर रहा है, ये प्राइमरी oocyte बना है, तो ये आपका क्या बना था, प्राइमरी oocyte बना था बेटा। सो नो प्राइमरी oocyte विल फॉर्म आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद लड़की की बॉडी में ना ही कोई अब ये वाला फेज हो रहा है, ना ही ये वाला फेज हो रहा है। ये जितना होना था हो गया, जितने oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने थे हो गए बेटा, और जितनों में मियोसिस स्टार्ट होनी थी हो चुकी थी। सो यहाँ पे बेटा नो प्राइमरी oocyte विल फॉर्म आफ्टर बर्थ। सो ये सारी चीजें, मियोसिस यहाँ पे स्टार्ट तो है बट अरेस्टेड अप। ये मैच्योरेशन फेज काफी लंबा चलता है। अब ये काफी लंबा कैसे चला, सो देखिए बेटा होगा क्या यहाँ पे, ये अब मियोसिस कब स्टार्ट होगी, जब लड़की की प्यूबर्टी आ जाएगी। सो बर्थ हुई, कुछ नहीं हुआ, 1 साल की, 2 साल की हुई, 3 साल की, कुछ नहीं हुआ। जब प्यूबर्टी आएगी यानी वो 12 से 13, 14 साल की हो जाएगी बेटा, तब यहां पे आपकी मियोसिस 1 कंटिन्यू होगी, तब मियोसिस 1 कंटिन्यू होने लगेगी। अब ये कैसे कंटिन्यू होने लगेगी, ये तो रहा आपका oogenesis वाला पार्ट। क्या बोला मैंने, ये रहा आपका oogenesis वाला पार्ट। सो देखिए बेटा आपका यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, लेट्स रिवाइज 1 मिनट में। तो आपके पास oogonia थे, oogonia बेटा
ये डिफरेंशिएट करते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं। ये सारी चीज़ें फीटल लाइफ में हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी चीज़ें फीटल लाइफ में हुई है, यानी बिफोर बर्थ हुई है, जब लड़की फीटस थी। यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 स्टार्ट भी हो चुकी है, लेकिन ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई। तो लड़की पैदा हुई, बचपन आया, प्यूबर्टी आई, अब बेटा यहाँ पे आपकी पहली मियोसिस कंप्लीट होगी। अब जा करके प्यूबर्टी में मियोसिस कंप्लीट होगी और बेटा सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte की फिर से अटक जाती है मियोसिस 2। अब देखिए बेटा, ये सेकेंडरी oocyte के साथ अब क्या होगा, ये वाली फिर से अरेस्ट हो जाती है एट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ये अटक जाती है। तो ये ओवम कब बना? अब ये ओवम बेटा तब बनेगा जब इसके पास स्पर्म आएगा। तो सोचिए, स्पर्म तो आ सकता है, जरूरी नहीं है वहां पे हमेशा ओवम मौजूद हो सकता है ओवम आगे पीछे बन रहा हो और स्पर्म वहां पे आ गया हो, तो वो वैसा ही मर जाएगा। तो वो बेचारा अपनी अधूरी जिंदगी जी करके मर जाएगा, वो कभी भी अपना यहाँ पे ओवम बन ही नहीं पाएगा। सो जब तक बेटा स्पर्म इसके पास आता है तभी जा करके यहाँ पे सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है। तो ये बेटा कब कंप्लीट होती है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब इसी चीज को यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो प्यूबर्टी तक मियोसिस 1 कंटिन्यू होगी और उसके बाद बेटा जब ये कंटिन्यू होगी तो आपका यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब ये प्यूबर्टी के दौरान हो रहा है। प्यूबर्टी के दौरान कब होगा अभी देखेंगे। तो प्यूबर्टी शुरू हुई तो यहाँ पे सारे में कभी कभी मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, सेकेंडरी oocyte बनता है बेटा, इसमें फिर अरेस्ट हो जाती है और ये कब कंटिन्यू करती है? जब स्पर्म आता है उसके पास, व्हेन स्पर्म अराइव्स। ठीक है, चलिए ये हुआ सिर्फ हमारा oogenesis। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कुछ बाकी की चीजें। अब एक शॉर्ट में एक चीज मैं आपको बता रही हूं बेटा, लड़की की बर्थ तक क्या हुआ? बिफोर बर्थ बहुत सारे प्राइमरी oocyte बने हुए हैं। इन प्राइमरी oocyte में स्टार्ट हो चुकी है मियोसिस 1, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। लड़की बेटा उसके बाद पैदा हुई, पैदा होने के बाद कुछ नहीं हुआ, बर्थ से लेकर के फिर उसकी प्यूबर्टी आई। अब इस प्यूबर्टी टाइम तक क्या होगा, ये आपका यहाँ पे प्यूबर्टी में होती है एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी में लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और यहां पे बेटा प्यूबर्टी के टाइम पे 1 मंथ में एक साइकिल होती है और कोई भी एक ओवरी से आपका एक ओवम। अब मैं इसको ओवम लिखूंगी ही नहीं, मैं अब इसको सेकेंडरी oocyte लिखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म तो नहीं आया, एक सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज होता है। तो यहाँ पे मियोसिस 1 आपकी स्टार्ट हुई, मियोसिस 1 कहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, खत्म हो रही है? यहाँ पे हो रहा है। यानी बेटा मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है और आपकी मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है। फिर ओवरी ने रिलीज किया सेकेंडरी oocyte और बेटा सब में जब ये स्पर्म आएगा तब आपका यहाँ पे सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगी ना। अब देखेंगे ध्यान से, जब कोई चीज कंप्लीट ही नहीं हुई तो गैमीट कैसी बात। ओवर स्मार्ट समझ करके शुरू तो इसने बहुत पहले कर दिया।
लड़का लड़की है, आपस में उनकी लड़ाई हुई है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सारा काम बिल बांट के करती है। लड़की थोड़ी सी इंटेलिजेंट है तो उसने अपना काम पहले से ही कर दिया, बदला लेने की आदत है, अब बताऊंगी, जब इसका काम नहीं होगा मैं पहले से करके रखूंगी। हो गई शुरू, करने लग गई पहले से काम, कर दिया इसने पहले से काम। हुआ क्या, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट करने की बारी आई तब बेटा अटक गई। लड़के को बाद में रियलाइज हुआ कि उसको धोखा मिल रहा था और लड़की ने क्या किया, अब उसने ले लिया बदला कि जब मैं स्पर्म इसके पास आऊंगा तभी इसकी सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगी। सो इस पूरे टाइम पे मियोसिस कंप्लीट नहीं हो पाई। सो इस समय पे ये अब इस ओवर स्मार्टनेस का क्या करें, पैदा तो हुई नहीं और प्राइमरी oocyte बना लिया, अभी क्या करें। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तैयारी करके रखेंगे। लड़की नादान है, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगी। यहाँ पे बेटा इसकी तैयारी स्टार्ट हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटेक्शन, एक तरीके से कह दो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में चीजें भी तो होती हैं, हार्मोन्स वगैरह बहुत कुछ होता है। सो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर इज कि जो प्राइमरी oocyte यहाँ पे बर्थ से पहले बन चुका है, जिसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये खत्म कब हो रही है, जब आपकी प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आई। इस टाइम पे इसके बाहर परतें आती हैं और ये बेटा प्राइमरी oocyte कैसा बन जाता है, ये बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में कुछ ऐसा हुआ कि ये प्राइमरी oocyte ऐसे बीच में बैठा हुआ है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ सेल्स आते हैं, तो सेल्स क्या होते हैं बेटा, ये ओवरी में यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा ही तो है, तो स्ट्रोमा के सेल्स हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे यहाँ पे स्ट्रोमा सेल्स आ जाएंगे और ये डिवाइड होते हैं और बेटा ये कुछ बनाते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। सो बर्थ के समय, बर्थ से पहले प्राइमरी oocyte तो है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी परतें हैं, तो उसको अब हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। सो व्हाट इज अ प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है। तो बर्थ के समय मैं यहां पे लिख सकती हूं नो oogonia फॉर्म, न्यू कोई भी नया oogonia नहीं, कोई भी नया प्राइमरी oocyte नहीं, कोई भी नया प्राइमरी फॉलिकल नहीं। पूरी जिंदगी यही होता रहता है और जब प्यूबर्टी आई तो सब में को अकल आई, और जब अकल आई तो अब तेजी के साथ काम किया और अब इस प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन में बदलती रहती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है और इस ग्राफियन फॉलिकल से आपका रिलीज होता है एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। अब ये कैसे होगा, ये अब हम पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने सिर्फ oogenesis पढ़ा। oogenesis में क्या हो रहा है, गोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी से सेकेंडरी, ये सब बनेगा, लेकिन ये पूरी लाइफ के दौरान हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बारी में हर महीने होता है, ऐसा नहीं। ये पहले ही आपका ये सब बन चुका, प्राइमरी फॉलिकल बन चुका, पैदा हुई, कोई भी नई चीज नहीं बनी, बहुत साल हो गए, 12-13 उम्र की हुई, प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन बनता है और इसी के अंदर जो प्राइमरी oocyte बैठा था, यही अंदर अपनी मियोसिस कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनता है और ये वो ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और हमने पढ़ा था ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और इस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जब आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte से मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल्स, अब इसको समझते हैं। सो देखिए बेटा हुआ क्या था, अब बिफोर बर्थ से चालू करेंगे क्योंकि ये तो बिफोर बर्थ ही बन रहा है। अब दोबारा पीछे आ जाओ, बड़ा उलझाती है ना लड़कियां, मैं नहीं उलझाऊंगी, अब मैं लड़की हूं लेकिन
अभी समझदार हो जाती है ना लड़कियां, तो इतना नहीं उलझाती, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे बिफोर बर्थ क्या हो रहा था, अब मैं प्राइमरी oocyte को ना ऐसा बनाऊंगी, ठीक है। तो इसको प्राइमरी oocyte मान करके चलेंगे। मैं आपको ये समझा रही हूं कि मैं प्राइमरी oocyte ऐसा बनाऊंगी, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन चुके हैं जिसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है। अब बिफोर बर्थ क्या होगा बेटा, इस प्राइमरी oocyte के आसपास, अब ये मेरा प्राइमरी oocyte है, बार बार मार्क नहीं करूंगी, इसके आसपास कुछ ऐसे स्ट्रोमा के सेल्स आते हैं। स्ट्रोमल सेल्स। अब ये फ्लैट है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मतलब अभी ये पूरी तरीके से नहीं बने, ये थोड़ा और डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, ये बेटा सेल्स आपके ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। सेल आपके इलोंगेट हो गए। फिर बेटा उसके बाद ये डिवाइड करेंगे, और जब ये डिवाइड करते हैं तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, और ये खूब सारे यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। तो ये भी तो ऊगोनिया से ही आ रहा है। ये मैं अब इनको कहूंगी ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो ऊगोनिया से ही प्राइमरी oocyte आता है। कुछ स्ट्रोमल सेल्स आए, ऊगोनिया ने कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाए, और ये बेटा ग्रैन्युलोसा सेल्स इनके आसपास आता है। यहाँ पे इसने एक लेयर बना रखी है, इस लेयर को कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ये भी आगे पढ़ाऊंगी, अभी चुपचाप मुंह बंद करके सुनो, ठीक है। तो इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बना दी इसने, जिसको हम ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं। इसके बाहर बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं बेटा, एंड दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम कहते हैं दी प्राइमरी फॉलिकल। ये सारी चीजें कब हो रही हैं, जन्म से पहले। ऊगोनिया ने बनाए ग्रैन्युलोसा सेल्स, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो ऊगोनिया ने कुछ ऐसे सेल्स भी बनाए, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब कोई ऊगोनिया नहीं बन रहे तो आगे कोई सेल्स भी नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे प्राइमरी फॉलिकल, नाउ दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल। सो व्हाट इज अ प्राइमरी फॉलिकल, देयर आर ग्रैन्युलोसा सेल्स, एक ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर बन गई, अंदर एक सेकेंड प्राइमरी oocyte बैठा है जिसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन रुक गई है प्रोफेज 1 में। लड़की की बेटा बर्थ हुई, और इस बर्थ के टाइम पे अब उसके साथ क्या हुआ, कोई प्राइमरी फॉलिकल नहीं बना। सो यहां पे लिखेंगे नो प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्स आफ्टर बर्थ, नॉट फॉर्म आफ्टर बर्थ। बेटा ओवरी में ऐसे कई सारे प्राइमरी फॉलिकल बन गए, क्योंकि कई सारे प्राइमरी oocyte बन गए, कई सारे इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल बन गए। सो यहाँ पे जब लड़की पैदा होती है, उसकी बॉडी में जितने प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बस इतने ही हैं, पूरी जिंदगी उसकी बॉडी में फिर कोई प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनता। सो इट डज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। अब लड़की पैदा हुई, 1-2 साल की हुई बेटा, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे काफी सारे खत्म हो गए, मैनी डाइड, और इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर एटरीशिया। इसे क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एटरीशिया। कई सारे फॉलिकल सेल्स खत्म, फॉलिक्यूलर प्राइमरी फॉलिकल्स मर गए। अब बेटा उसकी प्यूबर्टी आई, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, प्यूबर्टी आई, और प्यूबर्टी तक बेटा 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं
इन ईच ओवरी। तो प्यूबर्टी आने के बाद केवल प्यूबर्टी तक कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स खत्म हो गए। बहुत सारे बने थे, कोई नया नहीं बन रहा। अब मान लो 50 बने थे तो 50 में से 10 मर गए, तो 40 अब आपके बचे हैं, लेट्स सपोज प्यूबर्टी से। तो यहाँ पे छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है। लड़की जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब तक रिप्रोड्यूस कर सकती है। सो यहाँ पे देखिए बेटा, बर्थ तक कोई भी प्राइमरी फॉलिकल आपका बहुत सारे मर गए, इसको फॉलिकुलर एटेरिशिया कहते हैं। फिर उसकी प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी तक केवल हर ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचा था। अब प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी के टाइम पे लड़की की हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GnRH हार्मोन आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन आएंगे। एक को बेटा कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, ओ सॉरी माफ हो गई भाई, गलती कर देना। एक को बोलते हैं FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। स्पेलिंग गलत मत करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का नाम ही इसी के ऊपर पड़ा है, ल्यूटिनाइजिंग का नाम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव से ही पड़ा है। ये दोनों हार्मोन पहुंच जाते हैं ओवरी में। सो प्यूबर्टी में ये सारे चेंजेस आते हैं। अब प्यूबर्टी आई, ये सब कुछ हुआ। अब देखिए बेटा, प्यूबर्टी में क्या होगा? अब एवरी 1 मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और इस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी एक ओवरी में कई सारे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। अब उनमें से एक सक्सेसफुली डेवलप हुआ। सो यहां पे बेटा क्या होगा? FSH हार्मोन की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH हार्मोन की वजह से 1 सक्सेसफुल प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है। समझिए बेटा मेरी बात को, एक मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा, एक ओवरी से रिलीज होता है आपका, बहुत सारे हो रहे होंगे। अब क्या होगा? जब प्यूबर्टी में मान लो इस महीने प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई मान लो लड़कियों की, अब हर महीने लड़कियों की बॉडी के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मान लो इस महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तो बेटा शुरुआती दिनों में क्या होगा? FSH हार्मोन क्या करेगा? कुछ फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, जिसमें से एक आपका सक्सेसफुली ये प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है, और इस ग्राफियन फॉलिकल से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही दौरान रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte। अगर वहां पे स्पर्म आ गया तब तो फर्टिलाइजेशन बेटा हो जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या होगा? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte मर जाएगा, और अगले महीने फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, और ये कहानी चलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फिर अगले पेज में मैं आपको फॉलिकल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो ये ग्राफियन फॉलिकल बेटा क्या करेगा? ये रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte को। अगर स्पर्म आया तब तो ये फ्यूज होगा। सो इफ स्पर्म अराइव, तो ये सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा, ये आपका ओवम बन जाएगा, और ये ओवम बेटा फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा, और यहां से बेटा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी 9 महीने के लिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो वे 9 महीने अब आपकी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन अगर बेटा स्पर्म आया, या मान लो आगे पीछे आया, उस समय पे आया जब सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हुआ, मतलब स्पर्म को तब आना पड़ेगा जब सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में बैठा है। तो अगर बेटा क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं होता है
तो ये सेकेंडरी oocyte डाइज और आपकी क्या होगी, अनदर मंथ में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी सक्सेसफुली एक फॉलिकल डेवलप करेगी और ये कहानी होती रहेगी। आपको मेन कहानी तो पता लग गई। अब आपको क्या जानना है कि मैम ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से ग्राफिन कैसे बना, और ये तो घुसा था तो प्राइमरी oocyte बन करके निकला है सेकेंडरी oocyte बन करके, ये कैसा हुआ, इसको नोट डाउन करें बेटा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बना। सो देखिए बेटा, होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, तो इस चीज को याद रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो FSH होता है ये ही बेटा प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्जरी, टर्जरी को ग्राफिन फॉलिकल में बदलता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल मेरा कैसा था, उसके अंदर ये प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है, मार्क नहीं करूंगी, बता रही हूँ। इसके बाहर जोना पेलिसिडा लेयर है बेटा और यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स है। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, और ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं और इसकी लेयर बनती है और बेटा ये आपका अंदर तो प्राइमरी oocyte ही रहता है और सेल्स आते हैं, और सेल्स, मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स। और यहाँ पे एक परत बनती है जिसको कहते हैं थीका। सो दिस इज द थीका। देयर आर मोर ग्रैन्युलोसा cells. There is the primary oocyte, and obviously यहाँ पे zona pellucida तो है। This is the secondary follicle. ये आपका प्राइमरी फॉलिकल था। अब क्या होगा बेटा, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं इनमें से आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। अब देखिए, ये सेकेंडरी फॉलिकल अभी टर्जरी फॉलिकल में बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, अब ये आपका प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन चुका होगा। सो यहाँ पे एक तरीके से साथ ही साथ आपकी मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो जाती है। और ये बेटा अब ये सेकेंडरी oocyte है अंदर, इसके बाहर एक लेयर कैविटी बन जाती है जिसको कहते हैं एंट्रम। यहाँ पे ये थीका की 2 परत बन जाती है और ऑब्वियसली ग्रैन्युलोसा सेल्स तो है ही है। अब ये ग्रैन्युलोसा खूब है, हर जगह। सो यहाँ पे दिस इज द टर्जरी फॉलिकल जिसमें ये बेटा सेकेंडरी oocyte बना है। ऑब्वियसली इसमें जोना लेयर भी होगी, मैं लिख नहीं रही हूं। ये बेटा आपके मोर सेल्स, दिस इज द एंट्रम जो कि एक कैविटी होती है। मैं यहाँ पे ग्रैन्युलोसा लिख रही हूँ। और ये बेटा आपकी 2 लेयर बनती है, थीका 2 हो गई। एक कहलाती है थीका एक्सटर्ना
बाहर वाली और अंदर वाली कहलाएगी थीका इंटरना। तो बेटा बाहर वाली थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली थीका इंटरना। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा क्या होगा। ये टर्जरी फॉलिकल एक्चुअली अब मैच्योर हो गया और बन गया ग्राफियन फॉलिकल। बेटा ये ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर टर्जरी फॉलिकल भी कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जोना लेयर वगैरह ये सब तो है बेटा, ये जो आसपास की फॉलिकल्स हैं ये बहुत ही कम बन जाती हैं, पतली सी लेयर हो जाती है, एंट्रम की कैविटी काफी बड़ी हो जाती है। सेकेंडरी oocyte, इसके आसपास के ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये वाले ग्रैन्युलोसा अब एक पतली लेयर के हो गए, एक ही परत बना रही हूं। यहाँ पे भी कुछ लेयर्स हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट आई एम मार्किंग। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, नाउ दिस एंट्रम हैज बिकम लार्ज, ये वाली लेयर थिन हो गई, थिन कॉर्नर ग्रैन्युलोसा लेयर, जोना लेयर होगी अभी भी, सेकेंडरी oocyte विद जोना अप। बेटा ये जो सेकेंडरी oocyte के आसपास वाले फॉलिकुलर सेल्स है ना, या ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ना बेटा, जस्ट इसके आसपास वाले, ये जोना के बाहर एक और परत बनाते हैं जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये वाले सेल्स सराउंडिंग सेकेंडरी oocyte, ये बेटा बनेगा कोरोना रेडिएटा। तो एक्चुअली दो लेयर होती है ओवम में। सो यहाँ पे अब अगर मैं आपको बात करूं तो बेटा ये जो जोना पेलिसोडा लेयर है इट इज बाय द oocyte, लेकिन मैं अगर इस कोरोना रेडिएटा लेयर की बात करूं तो ये तो आपके ग्रैन्युलोसा ने बनाई, या मैं कह सकती हूँ ये ग्रैन्युलोसा ने बनाई। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, सो इन्हीं थीका की लेयर से आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है। सो देखिए बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगी ये ही में से आपका ईस्ट्रोजन फॉर्म मेम्ब्रेन ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल, एंड ये मेरा होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। चलिए ये हमने पढ़ा, oogenesis देखा बेसिकली क्या होता है, फिर हमने इसके देखा कैसे कैसे ये बना। तो प्लीज नोट दिस डाउन बेटा, दिस इज द एंटायर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। ये आपका यहाँ पे खत्म होता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। अच्छे से एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बेटा यहाँ पे ये बात हो जाती है खत्म। अब आगे देखेंगे। अब ये वाला डायग्राम देखो एनसीईआरटी का बेटा, ये आपका बीच का मेड्यूला, बाहर का कॉर्टेक्स एरिया, इसमें कुछ प्राइमरी फॉलिकल थे। प्राइमरी फॉलिकल में बेटा ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल में ये थोड़ी सी कैविटी बनी, दिस इज द टर्जरी फॉलिकल, और ये ग्राफियन फॉलिकल जिसमें और मैच्योर टर्जरी फॉलिकल, और इसी में से बेटा ये निकलता है सेकेंडरी oocyte। सो दिस इज नॉट ओवम, एक्चुअली दिस इज द सेकेंडरी oocyte जो यहाँ से रिलीज होता है। और अब ये क्या कहलाता है, अब इसको पढ़ेंगे। ओवम को पहले देखिए बेटा, एक चीज याद रखिए, ओवम तब बनता है जब आपका मियोसिस कंप्लीट होता है। तो जो सेकेंडरी oocyte के पास जब आपका स्पर्म आएगा तब बेटा यहाँ पे आपकी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है, और ये बेटा आपका कहलाता है ओवम। तो अगर मैं यहाँ पे अब ओवम को देखूं, सो देयर इज द न्यूक्लियस जिसके साथ फ्यूज करेगा स्पर्म। यहाँ पे बेटा जिसका साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं ऊप्लाज्म, इसके बाहर की लेयर होगी,
ये वाली लेयर जो इसने खुद ने बनाई थी, दिस इज कोरोना, सॉरी दिस इज ज़ोना पेलिसिडा। और देखिए बाहर की जो लेयर जो उसके आसपास के सेल्स थे उसने कोरोना रेडिएटा बनाई, दिस इज दी कोरोना रेडिएटा। बेटा जब स्पर्म आता है तो वो पहले कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, ज़ोना पेलिसिडा को तोड़ेगा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, फिर जा करके उसका न्यूक्लियस इसके अंदर आएगा और ये ओवम फिर फर्टिलाइज ओवम बन जा करके जाइगोट कहलाएगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, वो ओवरी में, स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा ग्रोथ फेज छोटा होता है, वहां पे काफी बड़ा था। यहाँ पे बेटा प्राइमरी oocyte इक्वली डिवाइड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, वहां पे अनइक्वली डिवाइड होता है, पोलर बॉडी मिलती है। यहाँ पे बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऑल्सो डिवाइड, और यहाँ पे आपको 4 स्पर्मेटिड मिलते थे, वहां पे आपको एक और पोलर बॉडी और आपको एक ही सेकेंडरी oocyte मिलता है। यहाँ पे कुल मिलाकर के एक स्पर्मेटोगोनिया से हमें 4 फंक्शनल स्पर्म्स मिलते हैं, वहाँ पे एक से हमें केवल एक ही ओवम मिलता है और 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी मिलती है। ये बेटा प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, ये बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, ये लाइफ टाइम रहता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ही रहता है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, टिल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलिए ना प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। और अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, इसमें से जब ये सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सो पहले तो बेटा देखिए ये कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है। तो हुआ क्या, ग्राफियन फॉलिकल से जब रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, तो मान लो, बल्कि मैं इसको ऐसे बनाती हूं, इसमें से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte और जो बच गया द लेफ्ट पार्ट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा आपका क्या होता है, इट इज नथिंग बट आपका ग्राफियन फॉलिकल माइनस द सेकेंडरी oocyte। ईस्ट्रोजन हार्मोन आपका कहां से आ रहा था, डेवलपिंग इन्हीं ग्राफिन वगैरह फॉलिकल से। ओवरी से 2 हार्मोन्स आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन। इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका आएगा। सो ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या है बेटा, नाउ इसके साथ अब क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम अब इसके जो सेल्स हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, वो डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेट करते हैं बेटा, ये येलो जैसा सब्सटेंस बनाते हैं, इसको ल्यूटीन कहते हैं। इन्हीं में से, मतलब इस बचे हुए में से आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए होता है फॉर प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के लिए चाहिए ही चाहिए। अब ये कब तक निकलेगा, ये कब तक निकलेगा, तो ऐसा करते हैं, इसको यहां से हटा के ये हमने यहाँ पे बोल दिया, तो कॉर्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है। अब कब तक निकलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से बेटा जब आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता है, ये आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान निकलता रहेगा। कब तक, पूरे 9 महीने तक। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, इफ फर्टिलाइजेशन इज डन, तो ऐसा क्या है जो इसको कॉन्टिन्यूसली निकालता है, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि प्लासेंटा में से एक हार्मोन आता है जिसको कहते हैं HCG हार्मोन। चलिए पढ़ करके लाएंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। HCG हार्मोन बच्चे, HCG हार्मोन क्या होता है,
ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में इसका रोल मुझे बताइएगा, कमेंट्स में इसका रोल बताइएगा, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगी। सो यहाँ पे बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से निकलता है आपका प्लासेंटा, ये निकलता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, प्लासेंटा प्रेगनेंसी में बनता है। ये HCG भी निकलता रहता है प्लासेंटा में से, ये ही मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। सो जब तक ये HCG निकलता रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा। बट अगर नो फर्टिलाइजेशन, अगर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा? तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सिंपल सी चीज है, आफ्टर 9 डेज तक ये वेट करेगा। अगर HCG नहीं आया, HCG आएगा ही नहीं क्योंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, प्लासेंटा बना ही नहीं, HCG नहीं आएगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं आएगा और ये बेटा डीजेनरेट हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये डीजेनरेट होके कहलाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, चलिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा अगली जो मेरी यहाँ पे चीज आती है दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हो सकता है तुम लोगों के लिए बहुत ओवरलोडेड सेशन ना हो जाए, इसलिए इसको शॉर्ट में समझाएंगे, अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज दैट साइकिल जहां पे आपके बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर हार्मोन के अंदर चेंजेस आते हैं, ओवरी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए बेटा इट इज अ 28 डे साइकिल ऑन एन एवरेज, जहां पे देयर आर changes in the ovary, changes in the hormones and changes in the uterus of the female body. Menstrual cycle बेटा इसी के onset से आपकी puberty female में आती है। So the onset of menstrual cycle ये ही बेटा बताती है कि लड़की को puberty hit कर गई। अब देखिए बेटा क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी चीजें तुम जानते हो, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है सबसे पहली, उसको बेटा कहते हैं मेनार्क, मतलब जो सबसे पहली साइकिल हुई होगी। और जब बेटा फीमेल की केस में 45 to 50 इयर्स के आसपास बेटा एक समय आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उस चीज को कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले शॉर्ट में समझिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फिर इसके हार्मोन्स देखेंगे। शॉर्ट में समझिए बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ अब तक जो मुझको पता है कि बेटा प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी में रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होगी लड़की, तो फीमेल की केस में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए बेटा हुआ क्या, यहाँ पे ओवरी से निकल गया सेकेंडरी oocyte और पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। यस और नो, यही हमने पढ़ा था कि ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर के पहुंच गया है। अच्छा बेटा, इसी दौरान अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और इसी दौरान अगर वहां पे स्पर्म भी आया, सो मेल का स्पर्म भी बेटा अगर यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये हुआ तो यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और बेटा ये बन जाएगा जाइगोट। यस और नो, ये चीज हमको पता है कि लड़की का ओवम रिलीज होगा, लड़के का स्पर्म वहां तक पहुंचेगा, जाइगोट बन जाएगा। अब इस जाइगोट को बड़ा करना है, बेबी पढ़ना है, पूरे 9 महीने तक अब इसकी प्रेगनेंसी का सफर चलेगा। तो बेटा ये टाइम जब ओवरी तैयार हो रहा था, अब मुझे पता है कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte कितनी चीजों से रिलीज हुआ है। मुझे यहाँ पे पता है कि ये बेटा कब हुआ, ये कब हुआ, जब यहाँ पे FSH हार्मोन आया। बेटा जब रिलीज होता है ना फैलोपियन ट्यूब में LH हार्मोन,
ये भी मदद करते हैं, अभी हम देखेंगे। तो इन चीज़ों में FSH और LHO हार्मोन मदद करती है। FSH हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और LHO हार्मोन बेटा सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाता है इन दी फैलोपियन ट्यूब। चलिए बेटा, स्पर्म भी वहां तक पहुंच गया। अब बच्चे क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, तो क्या कोई नया फॉलिकल डेवलप होगा? ना, कोई नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। सो मीनवाइल बेटा, ये प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो गई, ये अब जब आपका एम्ब्रियो में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या होता है, साथ साथ यूटरस को भी तो तैयारी करनी होती है। सो हमें पता है कि जो एम्ब्रियो है वो बेटा यूटरस में डेवलप होता है। सो इसीलिए इस दौरान यूटरस भी अपने आप को रेडी कर रहा था। याद है मैंने बताया था यूटरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो ये यूटरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग बेटा ये धीरे धीरे थिक हो रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, और यहीं पे आपका यूटरस इम्प्लांट होता है और इस लाइन को मेंटेन आपका करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नाउ अंडरस्टैंड, लड़की जब पैदा हुई, प्यूबर्टी आई, तो जब उसकी बॉडी में FSH हार्मोन वगैरह आने लग गए, तो बेटा क्या हुआ, उसकी बॉडी से रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte। अब ये डेवलपमेंट में FSH LH मदद करता है। हम देखेंगे कंप्लीट साइकिल को रिवाइज करके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं आपको मेन सार बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अगर मैंने कंप्लीट साइकिल ऐसे एकदम से करा दिया तो हो सकता है तुम्हें आधा लेक्चर दिमाग में घुसा ही नहीं। अब तक जितनी कॉम्प्लिकेशन हुई तुम्हारा दिमाग ही कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। सो देखो बेटा, लड़की की बॉडी में सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब अगर वहाँ पे स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन होगी। अब बेटा एम्ब्रियो तो पेट में बनता है, वूम में, कोक में बच्चे का जन्म होता है, वहीं से जन्म होता है, कोक में पनपता है, वूम में, यूट्रस में। तो इस यूट्रस को रेडी होना है। यूट्रस की लाइनिंग के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। ईस्ट्रोजन भी आ रहा था वहाँ से, ये ईस्ट्रोजन और भी आने लगता है, ये ओवरी से, ये यूट्रस से भी निकलता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से भी आ रहा है, ये भी आपका यूट्रस से भी आता है। ये बेटा दोनों मिलकर के लाइनिंग को मेंटेन करेंगे और इस तरीके से ये 9 महीने तक कहानी चलती रहेगी। नाउ अब कहानी में ट्विस्ट है। एक तो मेरी ये कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन बेटा मेरा क्या होगा, केस 2, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या यहाँ पे इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने का कोई मतलब? एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा। तो अगर यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं तो कोई लाइनिंग की दिक्कत नहीं। तो ये यूटेरस की लाइनिंग, ये यूटेरस की लाइनिंग बेटा ब्रेक होने लगती है, ये ब्लड के रूप में बाहर आती है और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन इज अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक टाइम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सो मेंस्ट्रुएशन इज द ब्लीडिंग प्रोसेस। अब देखिए कैसे हुआ। मान लो एक लड़की है, जवान हुई, उसकी बॉडी में प्यूबर्टी आई बेटा, उसकी बॉडी में ये डेवलप होने लग गया अंडा, ठीक है, उसका ओवरी में रिलीज हो गया, ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। लड़की छोटी है, स्पर्म कहीं से आएगा, स्पर्म नहीं आया, यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होने लगी और ये ब्लड के रूप में बाहर आने लगा। और यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक क्यों होगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 9 दिन तक वेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर HCG बंद ना हो गया ना, कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं आएगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा और आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तभी तो हुआ। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो बेटा प्लासेंटा से ही निकलता रहता, प्रोजेस्टेरॉन आता रहता, लाइनिंग थिक होती रहती। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, एंडोमेट्रियम को थिक करता है ये दोनों हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन अब आ नहीं सकता क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, ये बेटा लाइनिंग ब्रेक होने लगती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यानी लड़की अब प्रेग्नेंट नहीं है। अब क्या होगा, दूसरी साइकिल स्टार्ट। तो जब मेंस्ट्रुएशन का समय होता है
उसी समय के बाद जैसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई तभी से बेटा अगला सेकेंडरी फॉलिकल, टर्जरी फॉलिकल ये सब बनने लगता है, तो अगली साइकिल स्टार्ट होती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग बट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के पीरियड को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तक बेटा रिवाइज करके आइएगा। ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई FSH, LH यही सब कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हार्मोन का क्या फंक्शन है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत जान चुके हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी बेटा ब्लड बाहर आ रहा है। जब ब्लीडिंग होगी तो उस टाइम पे लाइनिंग ब्रेक हो रही है, लाइनिंग ब्रेक हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम है, वो क्यों कम होगा, यहीं से एग बनना फिर स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। उसके बाद ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरॉन आएगा, फिर आपकी प्रेगनेंसी की तैयारी नहीं हुआ, फिर से आपका मेंस्ट्रुअल फेज पे वापस आ जाएगा। तो इसको डिटेल में अगली क्लास में लिखेंगे। अभी बेटा आज जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम इसी समय, अगली बार अगले दिन सैटरडे को आपकी क्लास आएगी। हाँ, सो विल सी यू टिल देन। आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय एंड थैंक यू।